बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लास्ट लेक्चर के अंदर चैप्टर नंबर 3 को कंप्लीट कर चुके हैं। तो मैंने आप बच्चों की बेहतरी के लिए सोचा कि एमसीक्यूज़ के हवाले से भी अलहदा एक वीडियो बना दी जाए, ताकि आप बच्चे ना सिर्फ चैप्टर नंबर 3 की मुकम्मल तौर पर रिवीजन कर सकें, बल्कि साथ साथ इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखने के बाद इस चैप्टर के एमसीक्यूज़ को भी सॉल्व करने के काबिल हो जाएं। तो बेटा आमतौर पर जो वेटेज होती है इस चैप्टर के हवाले से एमसीक्यूज़ की, वो 3 या 4 मार्क्स की होती है। और इंशाअल्लाह ताला अगर आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से वॉच कर लेंगे तो आप इस चैप्टर के एमसीक्यूज़ बहुत ही बेहतर तरीके से और एक्यूरेटली सॉल्व करने के काबिल हो जाएंगे। तो अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज करते हैं। हमारे पास एमसीक्यू नंबर 1 है, इफ द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज m by n and the order of matrix B is n by p, then the order of matrix A B is। अब इसके अंदर हमारे पास दो कंसेप्ट्स आते हैं। पहला कंसेप्ट तो ये है कि मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन के हवाले से, और दूसरा उसके जो रिजल्टेंट यानी कि जो हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर क्या होगा। अब इस वीडियो के अंदर बेटा मैंने ट्राई ये की है कि आपको थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकली भी, यानी कि डिफरेंट किस्म के डायग्राम्स के जरिए भी आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग करवाई जा सके, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो देखिए यहाँ पर रूल फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, आपने इसको अच्छे तरीके से ज़हन नशीन कर लेना है। अगर हमारे पास दो मैट्रिसेस हो, ये मैट्रिक्स ए है, इसका ऑर्डर m by n है, और ये मैट्रिक्स बी है, इसका ऑर्डर n by p है। अब सबसे पहले ये सवाल पैदा होता है कि दो मैट्रिक्स की आपस में मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होगी। तो आपने मेरी बात को अच्छे तरीके से ज़हन नशीन कर लेना है। ये अगर पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ जो कॉलम्स हैं वो दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल हो जाएं तो दोनों मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए n को मैंने हाईलाइट कर दिया है और साथ ये भी लिख दिया है कि इनका इक्वल होना लाजमी है। ठीक हो गया बेटा। और दूसरा पॉइंट हमारे पास ये है, जो कि सवाल उसने पूछा है, देन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए बी इज, ये मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद इसका ऑर्डर क्या होगा। तो इसका जवाब बेटा हमारे पास ये है, अगर पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है, पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाय सेकंड जो मैट्रिक्स है उसकी नंबर ऑफ जो हमारे पास कॉलम्स। देखिए m क्या है, इस मैट्रिक्स के नंबर ऑफ हमारे पास रोज हैं, और p क्या है, इस मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स है। और ये जो डायमेंशन है, ये जो साइज है, ये जो ऑर्डर है, ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स का होगा। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब देखिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए बी इज m by n, इसके अंदर हमारे पास नंबर ऑफ रोज कौन सी है, m, तो यहाँ पर हमने m लिख दिया। उसके बाद नंबर ऑफ कॉलम दूसरी मैट्रिक्स से क्या है, p, यहाँ पर p लिख दिया। सो इट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो m by p वाली जो मैट्रिक्स होगी वो रिजल्टेंट मैट्रिक्स के डायमेंशन होंगे, ऑर्डर होंगे, उसका साइज होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ट्रांसपोज ऑफ अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इज, इस क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछ रहा है कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, अब इस क्वेश्चन के अंदर भी दो कंसेप्ट हैं। सबसे पहले है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, ऐसी मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर ना हो, ऐसी मैट्रिक्स को रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। और ये आपको पता है कि अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो तो ऐसी मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। तो बहरहाल यहाँ पर हमारा कंसर्न जो है बेटा वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स से है। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसके नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स आपस में इक्वल ना हो, वेरी कर रहे हो। और ट्रांसपोज का मतलब बेटा क्या होता है, ट्रांसपोज जब हम रोज को कॉलम्स की सूरत में लिख दे या कॉलम्स को रोज की सूरत में लिख दे तो ट्रांसपोज मिल जाता है। अब ये देखें, ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, इसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में बराबर नहीं है। अब जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे यानी रोज को कॉलम्स की सूरत में लिख देंगे, 6 4 24 हमारे पास रो है और ये कॉलम की सूरत में लिख दिया।
1 माइनस 9 8 हमारे पास रो है, इसको हमने कॉलम की सूरत में लिख दिया, ये इसका ट्रांसपोज आ गया। अब वो कह रहे हैं ट्रांसपोज ऑफ अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, तो ये 100% करेक्ट आंसर है कि जब हम किसी भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे तो जवाब में हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगी ट्रांसपोज लेने के बाद वो भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगी, यानी इसके भी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं है। ठीक हो गया बेटा बात? तो करेक्ट आंसर इसका हमारे पास है ए, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है a square matrix in which all elements except at least one element in diagonal are zeros is called। हमारे पास एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास, अब देखें इसका, ये हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, वो कह रहे हैं इन विच ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट एट लीस्ट वन एलिमेंट इन डायगोनल आर जीरो, यानी कि इसके डायगोनल के अंदर जो है वो कम से कम एक एलिमेंट जो है, एटलीस्ट वन एलिमेंट इन विच ऑल एलिमेंट्स, जिसके अंदर ये डायगोनल हो गया बेटा हमारे पास, वो कह रहे हैं कि ऑल एलिमेंट्स, तमाम एलिमेंट्स एक्सेप्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट, और कम से कम एक एलिमेंट जो है वो जीरो ना हो, इसके अलावा जीरो हो, यानी इसके अंदर जो एंट्रीज हो वो कम से कम एक एंट्री जीरो ना हो, बाकी सारी जीरो हो। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? ऐसी मैट्रिक्स को कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक हो क्या बेटा बात? तो ऐसी जिसके अंदर डायगोनल के अंदर सारे एलिमेंट जीरो हो सवाए एक एंट्री के, कम से कम एक एंट्री के, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा सारी एंट्री हो जो जीरो ना हो, जिस तरह यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है। अगर बिलफर्ज यहाँ पर भी जीरो हो, यहाँ पर भी जीरो हो, वो भी डायगोनल मैट्रिक्स होगी। यहाँ पर भी जीरो हो, यहाँ पर भी जीरो हो, वो भी डायगोनल मैट्रिक्स होगी। ठीक है, इस तरह यहाँ पर भी जीरो हो, यहाँ पर भी जीरो हो, वो डायगोनल मैट्रिक्स होगी, लेकिन कम से कम एक एंट्री जीरो ना हो, तो ऐसी मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स के नाम से हम जानते हैं। तो उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आ गया, इन मैट्रिसेस कॉलम्स आर डिनोटेड बाय। बहुत ही सिंपल हमारे पास एमसीक्यू है कि जो मैट्रिक्स के अंदर कॉलम्स हैं उनको सी से डिनोट करते हैं, और जो रोज हैं उनको हम आर से डिनोट करते हैं। ठीक हो क्या बेटा? उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ गया 5, द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन एन एचिलॉन फॉर्म इज कॉल्ड। कि नॉन जीरो रोज जो हमारे पास होती हैं एचिलॉन फॉर्म के अंदर, उसको क्या कहते हैं? ये देखिए बेटा, सबसे पहले मैं आपको एचिलॉन फॉर्म के बारे में थोड़ा सा बता दूं। एचिलॉन फॉर्म मैट्रिक्स के अंदर एक ऐसी फॉर्म होती है जिसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन ये होती है कि जो पहला एलिमेंट है, जो पहली कंडीशन हमारे पास ये होती है कि जो पहला एलिमेंट हमारे पास होता है वो लाजमी तौर पर क्या होना चाहिए? नॉन जीरो होना चाहिए, नॉन जीरो एलिमेंट होना चाहिए। इसको पीवट एलिमेंट भी कहते हैं, लीडिंग एंट्री भी कहते हैं, और इसको बेटा नॉन जीरो एलिमेंट भी कहते हैं। देखो पहला एलिमेंट नॉन जीरो क्या है? वन, ठीक है, इसके अंदर भी वन, इसके अंदर है ही सारे जीरो, ये पहली कंडीशन ट्रू हो गई। दूसरा एलिमेंट हमारे पास, दूसरी कंडीशन बेटा एचिलॉन फॉर्म की ये होती है कि जो हमारे पास पीवट एलिमेंट, अगर पहला हमारे पास क्या है? वन है, उससे पहले हमारे पास जीरो होने चाहिए। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर जीरो मौजूद है, और साथ ही इसके हर नेक्स्ट रो के अंदर जो हमारे पास पीवट एलिमेंट से पहले जीरो है, नेक्स्ट रो के अंदर उससे ज्यादा जीरो होने चाहिए। ठीक है, तो ये कंडीशन भी फुलफिल कर रही है। और तीसरी कंडीशन हमारे पास एचिलॉन फॉर्म की ये होती है कि जो नॉन जीरो रोज हैं वो मैट्रिक्स के एंड पे एग्जिस्ट करनी चाहिए। देखिए यहाँ पर एंड पे मौजूद है। अब एचिलॉन फॉर्म और रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म के बारे में मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड भी कर दूंगा। आप उस वीडियो को अच्छे तरीके से वॉच कर लें, इंशाल्लाह आपका कंसेप्ट कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा। उसके बाद रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स का मतलब ये होता है जो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज होती हैं। अब इसके अंदर नॉन जीरो रोज कितनी है हमारे पास? 2, 1 0 3 0 1 4। नॉन जीरो रो ऐसी रो को कहते हैं जिसके अंदर तमाम एंट्रीज जीरो हो, 0 0 0, ये हमारे पास जीरो रो है।
जीरो रोज, सॉरी, ऐसी रोज को कहते हैं जिसके अंदर तमाम की तमाम एंट्री जीरो हो। और नॉन जीरो रोज बेटा ऐसी रोज कहते हैं जिसके अंदर कम से कम एक एलिमेंट जीरो ना हो। तो यहाँ पर ये भी नॉन जीरो रो है और ये भी नॉन जीरो रो है। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज 2। अब यहाँ पर नॉन जीरो रोज कितनी है? ये नॉन जीरो रो, दूसरी भी नॉन जीरो रो और तीसरी भी नॉन जीरो रो। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? 3। तो यहाँ पर द नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इज एन एचिलॉन फॉर्म इज कॉल्ड रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। तो इसका आंसर हमारे पास क्या बेटा आएगा? रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे मूव करते हैं। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस ए एंड बी आर पॉसिबल इफ, ये देखिए, ये मैट्रिक्स ए हमारे पास मौजूद है, ये मैट्रिक्स बी हमारे पास मौजूद है, और अगर पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल हो तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होती है। तो यहाँ पर क्या जवाब आएगा? नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स बी। अगर ये इक्वल हो तो दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होती। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आ गया। ट्रांसपोज ऑफ रो मैट्रिक्स इज। अब सबसे पहले ये समझना है कि रो मैट्रिक्स कौन सी होती है। रो मैट्रिक्स बेटा ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसके अंदर सिर्फ एक रो हो, और जिसके अंदर सिर्फ, जिस मैट्रिक्स में सिर्फ एक कॉलम हो तो ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। ये रो मैट्रिक्स आ गई। और वो कह रहा है कि द ट्रांसपोज ऑफ रो मैट्रिक्स इज, ट्रांसपोज ऑफ रो मैट्रिक्स इज, और जब इसको हम कॉलम की सूरत में लिख देंगे 1 to 5 तो एक ही कॉलम बनेगा और इट इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास आएगा सी, कि जब हम किसी रो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं तो वो कॉलम मैट्रिक्स के बराबर होता है, कॉलम मैट्रिक्स की फॉर्म में होता है। और ये जवाब, इसका जो इसका जवाब को अगर हम सवाल बनाएं तो इसका सवाल इसका इन्वर्स हो जाएगा। मसलन ट्रांसपोज ऑफ अ कॉलम मैट्रिक्स इज रो मैट्रिक्स। अब दोबारा इसका ट्रांसपोज ले कॉलम मैट्रिक्स का बेटा तो वो रो मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। आइडिया ऑफ मैट्रिसेस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय आर्थर कैले इन। ये एक साहब थे, मैथमेटिशियन थे, मैथमेटिक्स के हवाले से इनकी बहुत ज्यादा खिदमात हैं। इन्होंने मैट्रिक्स के आइडिया जो था वो डेवलप किया था। ये देखें, ही फॉर्मलाइज द थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस। ये आर्थर कैले साहब हैं जिन्होंने ना सिर्फ मैट्रिसेस का हमें कंसेप्ट दिया बल्कि ग्रुप थ्योरी का, लीनियर अलजेब्रा, ग्राफ थ्योरी वगैरह, और भी इनकी काफ़ी ज़्यादा खिदमात हैं मैथमेटिक्स के सिलसिले में। लेकिन यहाँ पर हमारा कंसर्न क्या है? ही फॉर्मलाइज द थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस, और ये उसने 19th सेंचुरी के अंदर, 19वीं सदी के अंदर मैट्रिसेस का कंसेप्ट दिया था। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ a इंटू बी सी इज इक्वल टू a इंटू ए बी सी देन विद रेस्पेक्ट टू द मल्टीप्लीकेशन दिस लॉ इज कॉल्ड। इस लॉ को हम क्या कहते हैं, इसको समझ लें। एसोसिएटिविटी ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। बिलफर्ज हमारे पास तीन मैट्रिसेस मौजूद हैं, ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स, सी मैट्रिक्स। पहले हमने ए बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया, हमारे पास ये आंसर आ गया। फिर बी सी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया, आंसर ये आ गया। अब हमने ए बी के आंसर को सी के साथ मल्टीप्लाई करना है। जब ए बी के आंसर को सी के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ गया। अब यहाँ पर हमने ए को बी सी मैट्रिसेस के मल्टीप्लिकेशन के आंसर के साथ मल्टीप्लाई करना है। देखिए आंसर इक्वल आ गए। इफ ए इंटू बी सी और ए बी सी इज देन विद रेस्पेक्ट टू द मल्टीप्लिकेशन दिस लॉ इज कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, कई दफा क्वेश्चन इस तरह भी आ जाता है, डिफाइन एंड प्रूव द एसोसिएटिव लॉ ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो फिर आपको ये वाली इक्वेशन को प्रूव करना पड़ेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10। मैट्रिसेस ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड। अगर मैट्रिक्स हमें ऐसी मैट्रिक्स हासिल हो जिसमें हम ओरिजिनल मैट्रिक्स के रोज और कॉलम्स को आपस में चेंज कर दें
तो जाहिर बात है उसे ट्रांसपोज कहेंगे। ये देखिए ये हमारे पास बेटा ओरिजिनल मैट्रिक्स है, इसका हमने ट्रांसपोज ले लिया। इसके रोज को हम कॉलम्स में तब्दील कर देंगे। देखिए ए बी सी यहाँ पे रो है, यहाँ पे कॉलम में लिख दिया। डी ई एफ यहाँ पे रो है, यहाँ पर कॉलम में लिख दिया। और जी एच आई यहाँ पर रो है, यहाँ पर कॉलम में लिख दिया। ठीक है बेटा, तो इसको क्या कहेंगे? ट्रांसपोज। यानी जब हम रोज को कॉलम्स के साथ चेंज कर देते हैं, ऐसी मैट्रिक्स को कहते हैं ट्रांसपोज, कि हमने उसका ट्रांसपोज ले लिया। अब बेटा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इन रियल नंबर्स एडिटिव आइडेंटिटी। रियल नंबर्स के अंदर एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? देखिए एडिटिव आइडेंटिटी मैंने यहां पर लिख भी दिया। द एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी स्टेट्स द फॉलोइंग, फॉर एनी नंबर ए, हमारे पास कोई भी नंबर हो ए, द सम ऑफ ए एंड 0 इज इक्वल टू ए। इसकी मैंने मिसाल दे दी। 7 हमारे पास कोई नंबर है, जब इसके अंदर 0 को ऐड करेंगे तो एक्चुअल नंबर ही आंसर आएगा। इसी तरीके से ये हमारे पास एक नंबर है, इसमें के अंदर 0 को ऐड किया तो जो एक्चुअल ओरिजिनल नंबर है आंसर के तौर पे वही नंबर आ गया। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा? सी यानी 0। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स ए। इसके अंदर ये गालबन 3.1 के अंदर हमने इसके क्वेश्चन सॉल्व भी किए थे। तो एडिटिव इनवर्स का मतलब हमारे पास क्या होता है? ये देखे बेटा, एडिटिव इनवर्स ऑफ ए माइनस ए, यानी उस मैट्रिक्स के साइन को चेंज कर दे तो हमें एडिटिव इनवर्स हासिल हो जाता है। या उस मैट्रिक्स को हम माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दे। देखिए -6 -5 तो -6 5 साइन चेंज हो गए। इसी तरीके से एडिटिव इनवर्स ऑफ बी इज इक्वल टू -b, माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -2 था यहाँ पर 2 हो गया, 0 एज इट इज रहेगा। 4 था यहाँ पर -4 हो गया, यहाँ पर -1 था, यहाँ पर 1 हो गया। इसी तरीके से इसको भी हमने देख लिया। तो एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज -a। सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक हो गया बेटा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, इफ ए एंड बी आर मैट्रिसेस देन विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज ट्रू। अब इसको देखें आप, हमारे पास अगर ए बी दो मैट्रिसेस मौजूद हैं, उनको हमने मल्टीप्लाई किया, फिर बी को हमने पहले रखा, ए को बाद में रखा, यानी बी ए को मल्टीप्लाई किया, तो आंसर सेम नहीं आएंगे, आंसर सेम नहीं आएंगे। तो इसके लिए हमारे पास क्या है? ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। बाकी सारे हमारे पास ट्रू होंगे। ए ट्रांसपोज लें, फिर उसका ट्रांसपोज लें, वो ए के इक्वल होगा, ए प्लस बी बी प्लस ए के इक्वल होगा। लेकिन ये वाली स्टेटमेंट जो है ये हमारे पास ये ट्रू है, यानी ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। यहाँ पर ये मैंने मेंशन भी कर दिया इसकी कुछ प्रॉपर्टीज। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ए बी सी इज इक्वल टू ए इंटू बी सी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारे पास आ गई, ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास आ गई। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या आएगा? इसका ए आ जाएगा। उसके बाद बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, इफ ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, अंडरस्टैंड कर लेते हैं। देखें, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स बेटा ऐसी मैट्रिक्स होती है, अगर हम उसको ट्रांसपोज लें तो वो ए के इक्वल आ जाए। क्लियर होगी बात। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, ये मैट्रिक्स है, इसका हम ट्रांसपोज लेंगे 1 -1। तो देखो जब इसको हम कॉलम की सूरत में लिखेंगे तो क्या जवाब आ जाएगा? 1 -1, फिर 1 2 0, देखो 1 2 0, -1 0 5, -1 0 5। तो इसका ट्रांसपोज लेने से इसके एलिमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ऐसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसी होती है जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की तरह ही होती है, लेकिन सिर्फ साइन चेंज होते हैं। क्या होगा बेटा? साइन चेंज हो जाएंगे। देखिए हमारे पास 0 1 -2, देखिए 0 1 -2, इसको जब कॉलम की सूरत में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? 0 1 -2। ठीक है, साइन चेंज हो गए। तो इस तरीके से हम तमाम रोज को लिखेंगे तो उनके साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है बेटा, तो ऐसी मैट्रिक्स को कहते हैं, यानी ए ट्रांसपोज अगर -a के बराबर आ जाए तो ऐसी मैट्रिक्स को कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब क्वेश्चन ये इसका करेक्ट आंसर आ गया। उसके बाद हमारे पास
आ गया क्वेश्चन नंबर 15। इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 देन ए इज। तो हमारे पास दो कंसेप्ट होते हैं, एक होता है सिंगुलर मैट्रिक्स और एक होता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। देखिए यहां पर मैंने लिख भी दिया, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। डिटर्मिनेंट ऑफ ए या ए डिटर्मिनेंट इस तरह भी लिख सकते हैं, अगर ये जीरो होगा, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए का आंसर जीरो के बराबर आ जाए तो ऐसी मैट्रिक्स को कहेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स, और ए इनवर्स इज नॉट डिफाइंड, और ऐसी सूरत के अंदर ए इनवर्स हम मालूम नहीं कर सकते। इसी तरीके से अगर ये जीरो के बराबर नहीं आती, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का आंसर जीरो के बराबर नहीं आता, तो इसे नॉन सिंगुलर कहेंगे, और ऐसी सूरत में ए इनवर्स को फाइंड आउट किया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास आ गया सिंगुलर मैट्रिक्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 16। टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर एडिड। दो मैट्रिसेस को हम कब जमा कर सकते हैं, उसके लिए शर्त क्या है? देखिए यहाँ पर मैट्रिक्स एडिशन, इसका ऑर्डर क्या है 3/2, इसका ऑर्डर क्या है 3/2, और जो मैट्रिक्स ऐड होने के बाद आएगी उसका ऑर्डर भी वही होगा। यानी अगर दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो तो फिर एडिशन पॉसिबल है, अदरवाइज एडिशन पॉसिबल नहीं होती। अब इसका ऑर्डर 3/2, इसका 2/2, इनकी जो एडिशन है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इनके ऑर्डर, इनके डायमेंशन, इन दो मैट्रिसेस के साइजेस आपस में इक्वल नहीं है बल्कि वेरी कर रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास आ जाएगा बोथ हैव सेम ऑर्डर। यानी दोनों मैट्रिसेस का अगर साइज सेम होगा तब हम उन दो मैट्रिसेस को ऐड कर सकेंगे। उसके बाद बेटा हमारे पास जनरली एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स आर डिनोटेड बाय। ये जो मैट्रिसेस के एलिमेंट्स हैं वो किस से डिनोट करते हैं, जाहिर करते हैं? तो यहाँ पर देखिए हमारे पास A11, इसके अंदर हमारे पास स्मॉल लेटर भी आ रहे हैं और नंबर भी आ रहे हैं। A11 का मतलब बेटा क्या है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी पहली रो का पहला एलिमेंट, और ये हमारे पास फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, पहली रो का दूसरा एलिमेंट, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, पहली रो का थर्ड एलिमेंट, और A21 सेकंड रो का पहला एलिमेंट, सेकंड रो का दूसरा एलिमेंट, सेकंड रो का तीसरा एलिमेंट, थर्ड रो का पहला एलिमेंट, थर्ड रो का सेकंड एलिमेंट, थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट। क्लियर हो गया बेटा बात? तो इसको हम किससे जाहिर करते हैं? Each element of a matrix is often denoted by a variable with two subscript। ये जो हम थोड़ा सा नीचे लिखते हैं ना, इसको कहते हैं सबस्क्रिप्ट। फॉर एग्जाम्पल A21 represents the element at the second row and first column of the matrix। ये ठीक है, अभी मैंने आपको बताया। तो स्मॉल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स, नंबर्स, बोथ ए एंड सी। तो क्या लिखेंगे? बोथ ए एंड सी। ये हमारे पास वेरिएबल है, ये स्मॉल लेटर है, और ये हमारे पास नंबर है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक हो गया बेटा? अब ये नेक्स्ट हमारे पास है 18। ए बी सी इज अ कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। तो इसका बेटा करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? देखिए रो मैट्रिक्स क्या होती है? ऐसी मैट्रिक्स होती है रो मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक रो एग्जिस्ट कर रही हो। यहाँ पर देखिए सिर्फ एक रो मौजूद है। और कॉलम मैट्रिक्स बेटा ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसके अंदर सिर्फ एक कॉलम मौजूद हो। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आएगा? ये रो मैट्रिक्स। ठीक है, तो 18 क्वेश्चन का जो बी हमारे पास क्वेश्चन जो ऑप्शन है वो हमारे पास करेक्ट आंसर है इसका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19। ट्रांसपोज ऑफ अ कॉलम मैट्रिक्स इज रो मैट्रिक्स। अभी हमने थोड़ी देर पहले इसके बारे में देखा भी, ये कॉलम मैट्रिक्स है, जब इसका ट्रांसपोज लेंगे दैट इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20। A matrix having m rows and n columns with m is not equal to n is said to be। अगर हमारे पास दो मैट्रिसेस मौजूद हों जिनके m is not equal to n, यानी नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज के इक्वल ना हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को कहेंगे हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये डिफरेंट किस्म की मैट्रिक्स की एग्जांपल मैंने यहाँ पर बेटा डिस्क्राइब भी कर दी हैं, इनको अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। और मजीद आपने मेरी टाइप्स ऑफ इंट्रोडक्शन टू मैट्रिसेस वाली वीडियो लाजमी वॉच करनी है। उसके अंदर मैंने हर मैट्रिक्स की डिटेल विद एग्जांपल
डिस्क्राइब की है। इंशाल्लाह आपका कंसेप्ट मुकम्मल तौर पर क्लियर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, if A is a matrix of order m by n, then a matrix n by m obtained by interchanging rows and columns ऑफ, यहाँ पर ऑफ है बेटा, इसको ठीक कर लें आप, ये ओ मिस हो गया, ऑफ, छोटा सा ओ यहाँ पर मैं डाल देता हूँ, ऑफ, ये मैंने ओ यहाँ पे डाल दिया, ऑफ, ठीक हो गया बेटा। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि इस कॉल, इसका जवाब हमारे पास क्या है, ये देखें। वो कह रहे हैं कि ये हमारे पास m बाई n की एक मैट्रिक्स है, m बाई n की मैट्रिक्स है। अगर इसको हम n बाई n की मैट्रिक्स के अंदर चेंज करना चाहें तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसका बेटा ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। ये देखिए, जैसे इसका मैंने ट्रांसपोज लिया तो ये m बाई n यानी 2/3 थी, ये 3/2 के अंदर चेंज हो गई, तो इसका आंसर हमारे पास बी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 आ गया, इन मैट्रिसेस ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये देखिए ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ये दो मैट्रिसेस मौजूद हैं, इनको जमा किया, इनका ट्रांसपोज लिया, फिर हमने ए ट्रांसपोज लिया ये ए मैट्रिक्स का, फिर बी का ट्रांसपोज लिया, इनको ऐड किया, आंसर इक्वल आ गया। तो इसका जवाब हमारे पास बेटा क्या आएगा, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, सी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 आ गया, इन मैट्रिसेस ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, यहां पर भी एग्जांपल दे दी, ये ए बी होल ट्रांसपोज है, ये इक्वल होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के। ये बात आपने जहन में रखनी है, यहाँ पर ए ट्रांसपोज को पहले नहीं लिखना बेटा, ये स्टूडेंट अक्सर गलती कर जाते हैं, इसलिए बार बार मैं इसको रिपीट करता हूं, ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ये देखिए हमारे पास ए है, ये बी है, इसको हमने मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आ गया, इसका ट्रांसपोज ले लिया, फिर ये बी का ट्रांसपोज है, ये ए का ट्रांसपोज आ गया, इसको मल्टीप्लाई किया, आंसर इक्वल आ गए। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24, इन मैट्रिसेस ए बी इनवर्स इज इक्वल टू, ये देखिए ये किसके बराबर होता है, देखिए यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया, ये ए बी दो मैट्रिसेस है, इनको मल्टीप्लाई किया, इनका इनवर्स लिया, फिर हमने ए का इनवर्स लिया, फिर बी का इनवर्स लिया हमने बेटा, ठीक है। तो बी इनवर्स ए इनवर्स को हमने मल्टीप्लाई किया, तो देखिए हमारे पास आंसर 1 और 2 का सेम आ गया। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या होगा, डी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, 0 0 इज आ, ये मैट्रिक्स की कौन सी किस्म है। अच्छा बेटा, ऑब्जेक्टिव के अंदर आपने एक चीज का खास तौर पे ध्यान रखना है, जब तक आप दिए गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के तमाम ऑप्शंस को अच्छे तरीके से रीड आउट ना कर लें, आपने किसी भी आंसर पे टिक नहीं करना। उसकी वजह बेटा ये है कि आपने पेपर में वाज़े तौर पर लिखा होता है, कटिंग एंड ओवर राइटिंग विल बी एज्यूम्ड एज रॉन्ग आंसर, ठीक है। आप कटिंग करके उसके लिखेंगे या आपने वाइटो का यूज करके लिखा, तो फिर कंप्यूटर उसको रॉन्ग आंसर के तौर पर कंसीडर कर लेता है। इसलिए आपने अच्छे तरीके से इसको रीड आउट करके अंडरस्टैंड करके फिर टिक करना है। 0 0 0 क्या है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए रो मैट्रिक्स, ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक हमारे पास रो हो, ये रो मैट्रिक्स भी है। और जीरो मैट्रिक्स जिसके अंदर, या नल मैट्रिक्स जिसके अंदर तमाम एंट्रीज जीरो हो, तो ये रो मैट्रिक्स भी है, जीरो मैट्रिक्स भी है। कॉलम मैट्रिक्स नो, रो मैट्रिक्स यस, नल मैट्रिक्स यस, बोथ ए एंड सी। तो हमारे पास इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बोथ बी एंड सी। यहाँ पर ए एंड सी की बजाय बेटा हम कर लेते हैं बोथ बी एंड सी। थोड़ा सा यहाँ पे जो लिखने के अंदर गलती हो गई, इसको बेटा आपने बी कर लेना है, बोथ बी एंड सी। तो यानी कि ये हमारे पास रो मैट्रिक्स भी है और ये हमारे पास एक नल मैट्रिक्स भी है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, बोथ बी एंड सी। ठीक हो गया बेटा। अब आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर इक्वल, दो मैट्रिसेस हमारे पास कब इक्वल होंगी, ये देखिए हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स की शर्तें, कंडीशन क्या है। टू मैट्रिसेस आर द सेम इक्वल इफ दे हैव द सेम डायमेंशन, उनके ऑर्डर सेम हो
every element of 1 is the same as every element in the B. 2 3 minus 1 5, 2 3 minus 1 5, दोनों के ऑर्डर सेम है और दोनों के एलिमेंट्स भी सेम है, तो ऐसी मैट्रिसेस को कहेंगे ये हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स है। तो both have the same order and equal number of elements. D is the correct option. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 पे, if A is equal to 2 iota, फिर iota, iota minus iota, then determinant of A, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए किस तरह निकालते हैं यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है। 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें माइनस फार्मूले का, 3 को 5 के साथ या 5 को 3 के साथ, 8 माइनस 15 इज इक्वल टू -7। इसी तरीके से आपने इसको सॉल्व कर लेना है। जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास करेक्ट आंसर इसका आ जाएगा 3। यह आपने सॉल्व करके कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि सर इसका करेक्ट ऑप्शन, इसकी करेक्ट ऑप्शन यही है। ठीक है बेटा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28, द लॉ विच डजंट होल्ड इन मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस इज नोन एज। अब आप देखिए हमारे पास दो मैट्रिसेस मौजूद हैं ए बी, इनको मल्टीप्लाई करें, अगर हम बी ए कर लें, ठीक है, तो ये ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, और इस लॉ को कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है बेटा, तो डी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29, फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन डिटरमिनेंट ऑफ ए इज 0। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन हमेशा उस वक्त एग्जिस्ट करता है जब डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 के बराबर हो। ठीक हो क्या बेटा? तो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर आ गया डी। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30, इफ ए 1 2 3 देन ऑर्डर ऑफ ए ट्रांसपोज इज। इस मैट्रिक्स का हमारे पास ऑर्डर क्या है? 3 रोज हैं और एक कॉलम है, 3 by 1, और जब हम ए इसका ट्रांसपोज ले लेंगे वो हो जाएगा 1 by 3। बिल्कुल सिंपल। तो ये हमारे पास 30 ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट हो गए। आपने बेटा इनको अच्छे तरीके से वॉच करना है वीडियो को, और अगर आपको बेटा ये वीडियो पसंद आ जाए तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें।